किसमें कितना है दम। जनादेश 2025 बिहार विधानसभा के इस नए सत्र में आपका फिर से स्वागत है और एक नए चेहरे के साथ हम परिचय कराएं। उससे पहले आपको बताएं कि महाराजगंज में एक चेहरा जो खूब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरता है, खूब चर्चा होता है और सबसे बड़ी चर्चा जानते हैं क्या होता है? यार ये लड़का करता क्या है, कहां से इतना पैसा आता है इस लड़के के पास, इतनी गाड़ियां, इतनी सिक्योरिटी, इतने तामझाम, सबको दाब दिया भाई। नया चेहरा है, लोग रास्ते चलिए, सोशल मीडिया पे उठाइए, हर जगह यह बात की चर्चा होती थी। हमारे मन में भी ये सवाल आता था शुरू में, जब हम नहीं जानते थे, नहीं मिले थे, तो हमने भी कोशिश किया कि जरा मिला जाए, जाना जाए, कौन है, क्या है, कैसे है। तो पता चला कि भाई ये तो हमारे ही बीच, हमारे ही शहर और हमारे ही गांव के कस्बे के रहने वाला एक लड़का है। मैं बात कर रहा हूँ नीतीश द्विवेदी का, उस नीतीश द्विवेदी का जो आजकल सोशल मीडिया से लेकर गांव के गली तक खूब चर्चा में बने हुए हैं। कभी वीआईपी के टिकट को लेकर, कहीं कभी महागठबंधन में कि वीआईपी को सीट जाएगी या नहीं जाएगी। तो इस मंच पे एक जोरदार तालियों से नीतीश द्विवेदी का स्वागत है। नीतीश जी, सबसे पहले इस मंच पे आपका स्वागत है। मैं एक बार परिचय करा दूं आपको, जो इस बार आपके साथ जितने मेहमान हमारे बैठे हैं, पत्रकार जिन्हें आपके बगल में बैठे हुए हैं, राकेश तिवारी जी हैं, देसी अड्डा के संपादक हैं, पत्रकारिता में बहुत अच्छा अनुभव है, 2 दशक से लगभग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की पत्रकारिता किए हुए हैं। मेरे बगल में सत्यप्रकाश जी बैठे हुए हैं, जो प्रिंट मीडिया में भी काम किए हैं और सशक्त भारत इनके उसके संपादक हैं। तो हम शुरुआत करें, उससे पहले हम ये चाहते हैं कि वरीयता के क्रम में राकेश जी हम सबसे वरीय हैं, तो एक वरीय अनुभव और एक युवा जोश, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन किस पे हावी हो रहा है। मैं चाहता हूं कि राकेश जी पहला सवाल आप शुरू करें। सबसे पहले तो दर्शकों का स्वागत है और बगल में जो नौजवान बैठा है, जब मैं इसको पहली बार देखा तो मेरे मन में एक सवाल आया। वो सवाल वाजिब भी था क्योंकि मैं महाराजगंज का रहने वाला भी हूँ और जब प्रदेश स्तर पर अन्य राज्यों के अन्य विधानसभा क्षेत्रों का विकास दिखता था और जब उस खाके में महाराजगंज को लाता था तो एक बातें ध्यान में रहती थी कि कौन इस महाराजगंज को बदलेगा। स्वाभाविक है, नौजवान ही बदलते हैं, जोश होता है उनके पास, और जब कोई नौजवान जोश के साथ अपने जोश का प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से नया विचारधारा भी उत्पन्न होता है और क्षेत्र विकास भी करता है और परिवर्तन भी। नीतीश द्विवेदी आज बगल में बैठे हैं, इनकी चर्चा तो बहुत है। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि मुकेश सहनी उन्हीं के लिए कहते हैं कि महाराजगंज वो सीट है जिसे मैं बिहार में 2 सीट भी लड़ूंगा तो 1 सीट महाराजगंज। दिक्कत इनकी ये है कि इनके जो अपने ही घटक के लोग हैं उसमें महाराजगंज को चुन लिए हैं विशाल जायसवाल, तेजस्वी यादव के मित्र हैं। जब तेजस्वी यादव को आप कहीं देखते होंगे जाते हुए तो उनके बगल में बैठकर उनके गाड़ी को ड्राइविंग करते हुए विशाल जायसवाल भी जाते हैं। राहुल गांधी जब आए थे दौरे पर, सीमान घूम रहे थे, नीतीश द्विवेदी ने बड़ा बैनर, पोस्टर, होर्डिंग बड़ा लगाया, लेकिन विशाल जायसवाल ने एक फोटो शेयर की, उसमें मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और विशाल जायसवाल। और तब ये सवाल था कि क्या महाराजगंज की सीट वास्तव में वीआईपी को जाएगी या फिर मुकेश सहनी को कॉम्प्रोमाइज करने की और विशाल जायसवाल के पास ये सीट चली है। लेकिन कांग्रेस भी मानने को तैयार नहीं, पूरा हाल में पूरा घमासान है और महाराजगंज में सबसे बड़ा घमासान है। और उस घमासान का एक कारण नीतीश द्विवेदी भी है क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर प्रदेश स्तर तक नौजवानों में सबसे एक तहलका मचाने वाला, कहिए, सवाल तो हम इनसे करेंगे लेकिन अभी इसके बारे में बता रहे हैं।
तो वो नौजवान है नीतीश द्विवेदी, जिनकी नज़र बड़े बड़े पत्रकारों का भी ऊपर है। कारण क्या है यही बताएंगे कि क्यों लोग इनके पीछे जा रहे हैं इतना, कौन सी खूबी है कि जैसे बिहार में प्रशांत किशोर के पीछे लोग जा रहे हैं, महाराजगंज के नौजवान इनके पीछे पागल हुए हैं। तो बताएंगे यही सच है। तो आपको आपका स्वागत है नीतीश जी महाराजगंज के धरने पर, जो आपकी भी धरती है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और विशेष रूप से आप तीनों लोग के, चाहे जो कार्यक्रम का जितने भी सदस्य हैं, उनको मैं अपने दिल से गहराई से इसलिए धन्यवाद दूंगा कि जस्ट सामने ही गोरख सिंह कॉलेज है, इसी में मैं 12वीं का परीक्षा, इसी से 12वीं का मेरा पढ़ाई हुआ है। और 12वीं की पढ़ाई करने के बाद ना चाहते हुए अपना घर परिवार, अपना महाराजगंज और सारे चीज़ को छोड़ के मुझे अन्य राज्य में उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ा। जब मैं अन्य राज्य में गया था तो मुझे 20 दिन तक नींद नहीं लगा था, अच्छा से खाना नहीं खा पाए थे। फिर मैं उस दिन सोचा कि आखिर में हम लोग में क्या ऐसा कमी है कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नहीं है, और जो महाविद्यालय यहाँ पे कॉलेज जो है, ये कॉलेज से ही मैं सबसे पहले पढ़ के गया था, और आप लोग इसी कॉलेज के सामने ये अपना कार्यक्रम रखे हैं। तो आज पूरा दिन भर कल से ही प्रोग्राम में जाना है 6 बजे, कहाँ जाना है तो गोरख सिंह कॉलेज के सामने। तो सबसे पहले गर्व से मेरा सीना इसलिए चौड़ा होगा कि फिर से मेरा वही दिन याद आ गया, और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिन के आगे। जानते हैं राजनीति कोई आसान खेल नहीं, जीवन खप जाता है। जीवन में जब नौजवान अपने भविष्य के लिए कुछ कर गुजरे, उस वक्त जब नौजवान को ये फैसला लेता है कि राजनीति में जाना है, तो लोग उसे पकड़ा करते कहते हैं अरे खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तो इसके पास कोई काम ही नहीं। आप भी जीवन के उसी दौर में हैं जब कोई आपको कहता होगा कि अरे अब इसका तो खत्म, टिकट मिलेगा नहीं, चुनाव लड़ेगा नहीं, फिर क्या होगा आने वाले समय में पता चलेगा। उस समय आपको कैसा लगता है और आपकी रणनीति क्या है, दोनों बात बताएं। देखिए, सच्चाई तो ये है कि राजनीति में जितना मजा आ रहा है उतना मजा मुझे कहीं भी नहीं लगा। इसी लाइफ में मैं पढ़ाई भी किया। आपको बता दूं कि अपने भारतीय संगीत में जो वादन होता है तबला वादन, तबला वादन में भी मैं पूरे बिहार में टॉप रहा, वो भी किया। उसके साथ साथ मैंने 3-4 मूवी भी बनाया। लेकिन सबसे अधिक अगर कुछ मजा किसी चीज में आ रहा है, करने में, कर्म भूमि पे कर्म करने में जो मजा आ रहा है वो राजनीतिक में। आज जो लोग राजनीति को बहुत मजबूत बोलते हैं वो लोग कूटनीति करते हैं। मुझे कूटनीति नहीं करना है, मुझे राजनीति करना है। राजनीति अलग होता है और कूटनीति अलग होता है। लगता है कि आपकी पढ़ाई जो है, राजनीति की पढ़ाई, ये किसी पाठशाला में चल रही है और इसीलिए आप सनसनी बनेंगे। आप ये जानते हैं, आप इस मूल मंत्र को समझ गए हैं कि मौजूदा समय में किस तरह से अपने आप को हाईलाइट किया जाए, किस तरह से नौजवानों को दीवाना बनाया जा सकता है, और किस तरह से अपने नाम को ऊपर करके क्षेत्र में पहचान बनाई जा सकती है। स्कूल को आपने सीखा है, कहाँ से सीखा? मतलब कोई तो होगा गुरु, वो बताता होगा, आपको समझाता होगा और ये बताता होगा कि महाराजगंज में जब आप आए हैं तो इस तरह से। देखिए, सच्चाई तो ये है, मैं बार बार जहाँ भी बैठता हूँ मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ। चाहे जितने भी अगर किसी बच्चे के घर जीवन होते हैं उनसे मात्र मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आप अगर अपने बच्चे को 12वीं तक पढ़ाई करवा दे रहे हैं, उसके बाद प्लीज अपने बच्चे को इस देश में छोड़ दीजिए। इस देश से अच्छा अनुभव आपको कहीं नहीं मिलेगा। कि जब बच्चा 12वीं पास कर लिया तो कम से कम उसको 2-3 साल कम से कम क्षेत्र में छोड़िए, इस देश में छोड़िए। जब वो देश में जाएगा, वो जो अनुभव आपके सामने सजा करेगा, इस पर आप अनुमान जो लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। अब आजाद देश के आजाद नागरिक है। नीतीश द्विवेदी के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? खर्चा तो लगता है ना, ये तो सच्चाई है कि चुनाव लड़ने में खर्चा भी है। जो आप ढूंढते हैं उसमें कैसे फ्री में तो पानीपत तो गाड़ी चलती नहीं है। आप एक छोटा सा इंटरव्यू देने आए हैं, आपके पीछे सैकड़ों लोग चल रहे हैं, चाय पानी नाश्ता, खर्चा तो बहुत है, आता कहाँ? देखिए, अगर पैसा से होता तो बहुत लोग हमसे भी ज्यादा यहाँ पैसा वाले हैं।
हमसे भी ज़्यादा उम्र का तजुर्बा है, हमसे भी ज़्यादा रात देखे हैं, हमसे भी ज़्यादा दिन देखे हैं, लेकिन उनको देख लीजिएगा, वो रात में निकलेंगे तो दुए आदमी, दिन में निकलेंगे तो दुए आदमी, क्योंकि वो युवा जो भी है, युवा का भविष्य उनमें नहीं दिखता है। और सच्चाई जान लीजिए कि कहने वाला आदमी एक बात बोला है कि जिस तरह घायल का गति घायल, जो व्यक्ति घायल होता है उसी को पता होता है कि मेरे पैर में कितना दर्द है। बड़ा से बड़ा डॉक्टर के पास जाएगा ना, वो दर्द उसका नहीं लेगा, वो सिर्फ देख के बोल देगा इसको सुई लगा दीजिए। ठीक उसी प्रकार ये महाराजगंज नहीं, बल्कि मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मेरा राजनीतिक में महाराजगंज 0 किलोमीटर है। अगर ये जनता का आशीर्वाद रहा तो ये 0 किलोमीटर कहाँ तक जाएगा ये मुझे खुद नहीं मालूम है। और रही बात है युवाओं का बात आप बोल रहे हैं, तो सच जान लीजिए, मुझे स्वयं नहीं मालूम था कि एक नीतीश द्विवेदी 1714 दिन में इतना बड़ा इस महाराजगंज के अंदर जन आंदोलन पैदा कर देंगे, मुझे स्वयं नहीं मालूम। मेरा एक सवाल है, सबसे पहले थोड़ा सा व्यक्तिगत है, मैं ये जानना चाहता हूँ उस नीतीश द्विवेदी से जो महाराजगंज में जब 12वीं की परीक्षा पास करके चला गया किसी अन्य प्रदेश में, और उसके बाद महाराजगंज उसे कोई लगभग नहीं जानता था। उसके बाद 12वीं के बाद उस वक्त जो अभी का समय और वो समय, इन दोनों के बीच के समय में आप क्या करते थे, कहाँ से शुरू किया यह सफर और कैसे राजनीति में आए? सबसे पहले तो राजनीति में एक विचार होता है कि हमको राजनीति में क्यों आना है, ये बात की चीज है, लेकिन आपके मन में चूंकि आप अलग कहीं बाहर गए तो सेटल हो गए होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, आप जनता भी जानना चाहते हो कि भाई ये नया लड़का है, क्या करता है, कैसे इतना मेंटेन बाहर गए, कैसे ऐसा तो आता होगा, मेहनत करते होंगे, कमाते होंगे, तभी आता होगा, तो वो क्या करते थे पहले ये बता दीजिए। देखिए सच्चाई तो ये है कि मैं बहुत पहले नहीं गया, यही 2017 में गया हूँ। जब मैं 2017 में गया तो मैं 3 साल के लिए ग्रेजुएशन करने गया इंदिरा काला संगीत विश्वविद्यालय, नेट से A ग्रेड मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है संगीत में। मेरा जब मैं वहाँ एग्जाम दिया था तो 3 यूनिवर्सिटी में मेरा नाम आया था, BHU बनारस में आया था और कलकत्ता में आया था और फिर उसके बाद खैरागढ़ में आया था। फिर मैंने ये देखा कि आखिर में नेट से A ग्रेड मान्यता प्राप्त कौन यूनिवर्सिटी है, तब मुझे मालूम चला कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है। तो मैं वहाँ गया, उसके बाद पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद 2020 से कोरोना आ गया, कोरोना के बाद फिर क्षेत्र में ही आपको दिख रहे हैं। उस दौरान मतलब आप पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद सीधा राजनीति में आ गए? जी बिल्कुल। आपके गुरु कौन है राजनीति के, किन्हें गुरु मानते हैं आप? देखिए आप पूर्व में जो लोग नेता रह चुके हैं कि वर्तमान में बोल रहे हैं? नहीं, जो जिनसे आपको सबसे पहले मन में ख्याल आता है ना कि इनको देख के कि मैं इन्हीं को गुरु मान के राजनीति में आया हूँ और इन्हीं के विचार, इन्हीं के सपनों के पीछे मैं जाऊंगा, इनके जैसा मैं बनूंगा, वो कौन चेहरा है? किस? देखिए अगर पूर्व का बात किया जाए तो सच्चाई है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि उनका जो भी बात है मैं बहुत गौर से सुनता हूँ। आप आजकल ठीक है कोई किसी पे कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कमेंट कर देगा, लेकिन उनका जो जवाब होता था ना बहुत मीठा होता था। वो ऐसे व्यक्तित्व थे कि इतना सा राजनीति करने के बाद भी कोई उनका विपक्षी ऐसा नहीं मिला जो उनके बारे में बुरा हो। जब आप ऐसे थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के को अनुसरण किया, आपके सामने बैठे हुए मैं इस बात को जान बुझकर भूल जाऊँ कि मैंने भी वो पोस्ट देखा था, ये सत्य प्रकाश जी का एक पोस्ट था, आप कहीं शायद क्षेत्र भ्रमण में थे और उस पोस्ट पे भी बात हुआ, आपके लोग ऐसे टूट पड़े किसी के पोस्ट करने पर जैसे लगा कि कोई क्राइम कर दिया हुआ। आप नौजवान हैं, वो भी पत्रकार है या कोई आम आदमी ही हो, मैंने भी उस पर एक पोस्ट अपना दिया था और आपको बताया भी था कि जीवन में जो आदमी आगे चलता है, जो आदमी जीवन में आगे बढ़ता है, उस पर उंगली तो होंगे, सवाल भी होंगे। यदि आप अपने घर पे बैठ जाएंगे कोई सवाल नहीं करेगा, क्यों बुलाएंगे आपको? लेकिन यदि आपने समाज सेवा का व्रत किया है, कुछ करना चाहते हैं, तो सवाल आपसे यदि कोई सवाल उठाया था, आज तो आप दोनों में हम देख रहे हैं कि आमने सामने बैठे हैं, उन्होंने आपको आमंत्रित किया है, आप आए, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यही होना चाहिए। लोकतंत्र में आवाज
आप जवान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप वो हर तरीके का रणनीति जानते हैं जो आजकल के चुनाव में लोग अपनाते हैं, लेकिन थोड़ा संयम जरूरी है। तो मैंने कहा ना कि जोश के साथ हो, तो आप दोनों तो अब अच्छे मित्र हो गए। क्या था मामला और कैसे कंप्रोमाइज हुआ? और आप लोग, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे, उनसे भी मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछा कि इसलिए क्या है, तो काफी ये था, तो क्या मामला था और कैसे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि जो लोग पूछता होगा उनको भी पूरा अच्छा से नहीं मालूम है, और जो लोग लिखा है उनको भी पूरा अच्छा से हमारे और इनके बारे में नहीं मालूम होगा। और रही बात, आपने जो ये बात किया है तो याद रख लीजिए कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, सिवान, छपरा, गोपालगंज, जितना पत्रकार, जो चौथा स्तंभ हमारे देश का है, जितना पत्रकार लोग हमारे साथ रहते हैं, जितना सम्मान ये नीतीश द्विवेदी देते हैं, उतना बता दीजिए कि कोई भी नेता इतना सम्मान और इतना इज्जत और उसके साथ इतना पत्रकार लोग रहते हैं। मेरा बस यही करना था कि उस समय जो कटाक्ष हो रहा था, जो चल रहा था, और अब दोनों में मधुर संबंध हो गया, इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, पीछे का कारण सीधा और साफ यही है कि वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। आपके लिए पूछा, दर्शकों के लिए, कि नेता भी बदल जाते हैं और सब मिल जाते हैं। आप लोग अलग से जो लड़ाई करते हैं, वो लड़ाई न करके अपने जायज़ मांगों के लिए आप अपनी आवाज़ उठाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सत्यप्रकाश जी और आप दोनों आदमी जब मिल गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ सवाल आप भी करें, क्योंकि सवाल तो आप उस दिन बहुत उठाए थे, आज आप चुपचाप मायूस बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ सवाल आप करें जो नीतीश। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अभी आप वो बात करें इसलिए हम खुद हैं, क्योंकि आपको दोनों वस्तु की आगे चल रहा है, तो वही इंतजार करें कि हमें मौका मिलेगा। सवाल हमारे आपके पास मौका है, आप पूछिए। हमारा सवाल आपसे रहेगा कि आपका एक अभी पद यात्रा चल रहा है कि महाराज ने मांगे विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय मांगे चुनावी जरूरत नहीं है। देखिए सत्यप्रकाश जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, और सच्चाई ये है, मैं भाषण में भी खुल के बोलता हूँ एक बात, आज लोग नीतीश द्विवेदी से ईर्ष्या रख सकते हैं, नफरत रख सकते हैं, नीतीश द्विवेदी को सही गलत बोल सकते हैं, नीतीश द्विवेदी पे कमेंटबाजी कर सकते हैं, लेकिन यही महाराजगंज एक जो सच है उसको कभी नहीं दिखा सकता है। इसी महाराजगंज में मात्र 25 साल के लड़का 1714 दिन में आके और राजनीतिक मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारी रह के और खड़ा होकर इसी महाराज के बीच चौराहा पे विश्वविद्यालय का बात कर रहा है। ऐसा ये सब को कोई नहीं दिखा सकता। आप एक और बात बता देते हैं, और इसी महाराजगंज में राजनीतिक मंच पे खड़ा होकर महाराज को जिला बनाने का बात कर रहा है, महाराजगंज में स्वास्थ्य सुविधा सुधारने का बात कर रहा है, और महाराजगंज में बार बार खुली मंच से और इसी मंच से मैं बोल रहा हूँ कि महाराजगंज में और इस सिवान में डीएम साहब भी है, एसपी साहब भी है, एसडीओ भी है, डीएसपी भी है, एसएचओ भी है, विधायक भी है, मंत्री भी है, सांसद भी है, लेकिन नेता कोई नहीं है। अगर नेता रहता तो आज युवाओं के हाथ में हथियार नहीं रहता, बेल जलाने का बात होता, लेकिन कोई लीडर यहाँ पे विश्वविद्यालय का बात नहीं करेगा। मैं बोलूंगा तो कहेगा कि वो तो अभी बच्चा है। अरे भैया, बच्चा है, मैं बच्चा हूँ, तो बस मैं बच्चा ही हूँ कि जो कर दिया वो आप करके दिखा दो। आपको इतना चर्चा करने के लिए आप देख लीजिएगा, अभी तो चुनाव पास में है, आप देख लीजिएगा इसी महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी के ज्यादा 25 साल, अगर नीतीश द्विवेदी का उम्र 25 साल है तो कम से कम नीतीश द्विवेदी से ज्यादा 15 साल 20 साल लोग का प्रत्याशी होंगे, लेकिन नीतीश द्विवेदी के सामने। लेकिन आप देख लीजिएगा कि कभी युवा नहीं, अब सच्चाई है, चाहे किसी भी पार्टी का, चाहे पूरे देश का कोई भी युवा रहता है, वो सिर्फ करना जानता है, वो बाद में नहीं सोचता है कि क्या होगा। चाहे कोई भी फील्ड है, अगर वो पढ़ेगा उसको नहीं मालूम होता है कि मुझे आईएएस बनना है कि आईपीएस बनना है, लेकिन ये नीतीश द्विवेदी सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि अगर आपका सही सोच है, और चाहे अंडा बेचने वाला का भी लड़का अगर एक मरई में बैठ के सोच ले कि मुझे आईएएस और आईपीएस बनना है, तो किसी माई का लाभ में नहीं है जो अभी के
लिए जो महाराज में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, आप कहते हैं कि अगर हम विधायक बनते हैं तो 10 दिन में जो हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था है उसको सुधार देंगे, कुछ ही समय में हम महाराज में जिला बनवा देंगे, यूनिवर्सिटी लेके आएंगे। तो हर चीज के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, एक तय रास्ता होता है। तो ये जो तय रास्ता है, सब चीज का एक नियम जो बनाया हुआ है, उसको क्या तोड़ के आप कुछ ही समय, लिमिट समय में लगाकर महाराज देखिए, सच्चाई तो आप ये जान लीजिए कि अब और कितना समय लगेगा बनवाने में। अब इसे भी ज्यादा समय लगेगा। आपको आदत अच्छा से मालूम है, इसी बिहार में महाराजगंज से भी छोटा छोटा जगह, महाराजगंज से भी छोटा छोटा शहर को इसी बिहार में चलिए हमारे साथ सीवर से पूरा चाहे कोसी का क्षेत्र में 1-2% कम नहीं है, 33% कम है। लेकिन इसी बिहार में उस सब डिस्ट्रिक्ट को, उस सब क्षेत्र को जिला घोषित कर दिया गया, लेकिन आज तक अपने महाराज को जिला घोषित नहीं किया गया। इसके पीछे बार-बार फिर एक ही बात बोलेंगे, यहाँ विधायक भी है, मंत्री भी है, सांसद भी है, नेता कोई नहीं है। अगर नेता रहते हैं तो जिला घोषित कर देते हैं। मैं तो आज बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार जी तो अपना जब कैंडिडेट अगला बार उतारे थे तो बड़े मंच में महाराज के लोगों के सामने बोले थे कि आप लोग सरकार बनाइए, मैं जिला बना दूंगा। तो ये बात उनसे पूछिए, ये मान लीजिएगा आप जिला बनवाएंगे। मैं मान लीजिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि जून महीना में 1 जून से लेके आप हमारे पोस्ट में भी जाइएगा, मैंने एक यात्रा निकाला था जिस यात्रा का नाम था जन आशीर्वाद यात्रा। उस जन आशीर्वाद यात्रा में कम से कम 50 से ज्यादा मैं सभा किया। उस 50 से ज्यादा सभा में 1 लाख से अधिक लोगों से मैं मिला, और जब 1 लाख से अधिक लोगों से मैं मिल लिया तो सभा के लास्ट दिन, उस सभा को जब लास्ट दिन हो गया आशीर्वाद यात्रा का, उस सभा को संबोधित करने के लिए हमारे सन अपला आदरणीय मुकेश सहनी जी आए थे। और आपको एक और बात बता दूं, वो भी सभा महाराजगंज में एकदम जन आंदोलन जैसा हुआ था। मुझे खुद विश्वास नहीं था, 25,000 से ज्यादा हमारी माँ बहन थी। उसके बाद हजारों की संख्या में हमारे चाचा और मेरे भैया लोग, मेरे हम साथी लोग थे। मैं आपको एक और बात बता दूं, उस बड़े सभा में जब मुझे बोलने का मौका मिला और मेरे माननीय जी बैठे थे, तो मैं उनको बोला कि मैं पूरा सभा में घूमा और घूम के ये मुद्दा है, आप तो अवगत कराना चाहता हूँ। आप बताइए कि कितना साल तक उन्होंने आए और आके बोले कि मैं 1 सप्ताह में हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी जी, हम आपस में बात करके मैं बताऊंगा। और जब उन्होंने बताया, फोन करके मुझे बुलाया, जब बता दिया तो उन्होंने बोला कि अगर सरकार बन जाएगा, जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आदरणीय सरबला मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम बन जाएंगे और इस महाराज के बेटा को महाराज का सेवा करने का मौका मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा कि 1 साल के अंदर महाराज को त्रिवेदी चुनाव लड़ेंगे, एकदम तय है, वीआईपी से लड़ेंगे एकदम। लेकिन महागठबंधन में राजद के दावेदार सबसे भारी पड़ रहा है। राजद के दावेदार के भारी पड़ रहा है? विशाल जायसवाल। तो आप एक बात जान लीजिए, तेजस्वी जी के भाई साहब कभी बोले कि गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जो तेजस्वी जी के सरकार बनाने वाला जो वक्त है ना, आप गांव में वो किस्सा सुने होंगे, बूंदे बूंदे तालाब बढ़ता है। आपको अच्छा से मालूम है इस बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए 122 बूंदा का जरूरत है, उसमें से 1 बूंदा महाराजगंज भी है। तो हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है ना, वो कोई टमाटर नहीं बेच रहे हैं, ये कोई गाड़ी चला कर टमाटर लाने जाते होंगे, टमाटर नहीं बेच रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। और उनको अच्छा से मालूम है कि हमारा जो ये मुख्यमंत्री बनने वाला वक्त है, ये कौन पार लगाएगा, और नीतीश त्रिवेदी तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनने वाला रथ चला रहे हैं। आपके नेता मुकेश सहनी, और इन पे आरोप लगता है टिकट बेचते हैं, तो नीतीश त्रिवेदी कितने में टिकट कर दे रहा है? देखिए, सच्चाई तो आप ये जान लीजिए कि आरोप किस पर नहीं लगता है। सत्य प्रकाश जी, आप भी कुछ डाले, आरोप लगाने वाला आपको उल्टा सीधा, मैंने कुछ बोला नहीं, हम लोग का कितना अच्छा पे लगा दिए। और रही बात, तो कोई कैंडिडेट बोला है क्या कि टिकट, हाँ टिकट बेचते हैं, मुझे बोले हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बोले हैं कि अगर वास्तव में कोई महाराज का टिकट चाहिए वीआईपी पार्टी से, तो 1414 दिन चल के महाराज के बीच में दिखाया, 371 में घूम के दिखाए, 271 को गांव में घूम के दिखाए, 36 को पंचायत में घूम के दिखाए, और 2 प्रखंड भगवानपुर और महाराजगंज में घूम के अपना नाम साबित करना है। मैं बातों को नहीं घुमा रहा हूँ, मैं ये साबित आपसे बता रहा हूँ। हमारा सवाल ये था कि नीतीश त्रिवेदी
कितने में टिकट का डील किया? हाँ, मैं बोल दिया डीलिंग का तो अपना बताया, इतना करके हमारे माननीय जी के पास जाइए, सच्चाई जान लीजिए। मैं वीआईपी पार्टी के कोई जिला स्तरीय कोई टाइप का नेता नहीं हूँ। मैं वीआईपी पार्टी के अगर सीधा साफ शब्द में कहा जाए तो राष्ट्रीय लेवल का नेता हूँ। कोई भी अगर बात हम लोग में अंदर होता है, सच्चाई है। इन्होंने एक बात बोला कि सीट पे वीटो लगाया, मेरे सामने लगा, साइन करने वाला हम ही लोग थे, क्योंकि उनको अच्छी तरह लोग आता है। और एक बात और जान लीजिए कि हमारे जो वीआईपी पार्टी है, आप एक बात जान लीजिए, हमारा जो वीआईपी पार्टी है ये कोई 243 पर इसका तैयारी नहीं है, आरजेडी का 243 पर तैयारी है, कांग्रेस का 243 पर तैयारी है, लेकिन इनका कहना भी है कि जहां मेरा तैयारी है वहां मुझे चाहिए। इस तरह से बातें की, मैं ये बात समझ गया इतने दिनों के अनुभव से कि आपकी राजनीति की जो पढ़ाई है वो पूरी हो गई और आप ये ताली एक बार आज समझ गए। बातों को तो आप घुमा देंगे, कहाँ से कैसे क्या होगा वो हम लोग नहीं जानते हैं, कैसे क्या होता है ये हम लोग नहीं जानते हैं, और कैसे आप अपनी बातों को साबित कर देंगे इस मंच से आपने करके सब बता दिया। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं कि पार्टी ऐसे नहीं चलता। पार्टी के पैसा भी पता होता है। एक नौजवान जो बिहार से निकलकर मुंबई गया था, जाकर वहाँ संघर्ष किया और फिर बिहार लौटा, उस शख्स का नाम था मुकेश सहनी। आप भी उसी जिला से पीड़ित हैं। जब 2 दिल जले मिले हैं तो बिहार में नई क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि वो नौजवान जो कभी नितिन गडकरी का दीवाना था, वो नौजवान जो कभी अमित शाह के लिए कसीदे पढ़ता था, वो नौजवान जिसके आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी हैं, आज मुकेश सहनी का दीवाना है, जो पूर्ण रूप से कई बार उनके बातों में जातिगत हुआ आता है। उस पार्टी का दीवाना कैसे बने? देखिए, सच्चाई तो पहले आप ये जान लीजिए कि आप आदरणीय नितिन गडकरी जी का बात किया है। मैं पहले एक भाई साहब से पूछा कि पूर्व का बताना है कि वर्तमान का, तो पूर्व का मैंने बताया कि अटल बिहारी। सच्चाई है, जिस नितिन गडकरी जी का मैं बात कर रहा हूँ, अमित शाह जी से मैं आज तक नहीं मिला हूँ, ये सच्चाई है। मैंने पास में भी नहीं बैठा, लेकिन गडकरी जी ने हमको बेटा मानते हैं। क्योंकि देखिए, जब मैं पहली बार राजनीतिक में, जब मैं यहाँ से सोचा कि मैं राजनीतिक में आऊँ, तो मेरा कोई पहला मार्गदर्शन रहा तो वो हमारे आदरणीय नेता नितिन गडकरी जी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मुझे 6 महीना लगा ये बोलने में कि हम महागठबंधन से लड़ना चाहते हैं। 6 महीना लगा था। मैं सोचा था कि हो सकता है बोलेंगे एनडीए के लीडर हैं, वो भी केंद्रीय लेवल के लीडर हैं, कहीं हो सकता है कि हम पर नाराज हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं उनके विचार के बारे में। मैं जब जैसे बोला कि मैं महागठबंधन से बिहार में लड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि एकदम बिल्कुल जाओ, कहो तो हम तेजस्वी को फोन कर दें, क्योंकि तेजस्वी युवा है, हमसे जब मिलता है तो महाराजगंज जी नहीं बल्कि पूरा बिहार का विकास का बात करता है। उन्होंने बोले बिल्कुल जाओ, अभी जाओ। जानकारी है, सूत्र बताते रहते हैं, जिनके आप महागठबंधन के नेता हैं तो जानते हैं तेजस्वी सूत्र को क्या करते हैं, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मेरे पास भी एक सूत्र है जो ये बताया कि आपको ये पता चल गया कि ये सीट बीजेपी को नहीं जाएगा, और आपके ही ऊपर के चाहने वालों ने इशारा दे दिया कि भाई कहीं महागठबंधन में अपना सेटिंग कर, और तब आपने मुकेश सहनी को चुना। वैसे कोई और बात है क्या? देखिए, सच्चाई तो ये नहीं है, और आपको भी मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ, काश हमको ऐसा मालूम हो कि आगे क्या होने वाला है। जब हमें मालूम हो जाता है आगे क्या होने वाला है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। बस होते दुख का बात है, ईश्वर के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि बस एक बार महाराज इनका सेवा करने का मौका दे दीजिए। अब आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो एकदम आपका बात सच हो जाए, इसके लिए भी मैं ईश्वर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता तो हर बार सेवा करने का मौका देती है नेताओं, लेकिन जैसे सेवा करने का मौका मिलता है तो वो मेवा खाने लगते हैं, सेवा नहीं करते हैं। ये बात आप भी जानते हैं। बिहार की जनता ही नहीं बल्कि इस देश की जनता जानती है कि हर वो नेता जीतता तो बस इसीलिए है कि वो सेवा करेगा, लेकिन यदि वो सेवा करता तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती। नेताओं पर जिस तरह से लोग आज विश्वास नहीं करते हैं, उस तरह से वो बात नहीं होती। लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं।
तो क्या आप भी सेवा करने का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन इस मंच से क्या ये कहते हैं कि मेवा जो है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में सब कुछ पोल खुल जाएगा, चाहे आप हो या हम हो। आज झूठ बोलकर विधायक बन जाइएगा, 5 साल बाद जनता आपको निकाल देगी। तो लोग झूठ बोल के भी विधायक बनते हैं, झूठ बोल कर भी सीएम बनते हैं, वादे करते हैं, मैनिफेस्टो पर कभी खड़े नहीं उतरते। आज तक किसी भी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूर्ण रूप से कभी पूरा नहीं किया। आप सेवा करने जरूर आए हैं, लेकिन क्या सेवा ही करेंगे कि मेवा पर ज्यादा ध्यान? देखिए, सबसे पहले तो एक बार जोरदार ताली बजाइए उनके नाम पे। सच्चाई तो ये आप जान लीजिए कि ये वो लोग होते हैं जो लोग 50 साल किसी पार्टी का बैनर धोते हैं, और बैनर धोते धोते 50 साल बीत जाता है, और गलती से उनको टिकट मिल जाता है 55 साल के उम्र में, और गलती से उनको टिकट मिल जाता है, और जब टिकट मिल जाता है तो क्या कहते हैं, अपना भोजपुरी भाषा में सुन लीजिए, अरे बाप रे, बहुत दिन से पैर खियाई रहा, बहुत दवाई रही, वो तो कैसे कैसे मौका मिलल बा। अभी नीतीश द्विवेदी के पास पूरा उम्र है, और सच्चाई जान लीजिए, कोई महाराज का एक आदमी नहीं रहेंगे कि जो सरकार के द्वारा फंड होता है, अच्छा विधायक का जो 1.5-2 लाख रुपया मिलता है, उसके लिए आपको मैं बता दूं, आज भी नीतीश द्विवेदी बार बार कहते हैं, क्योंकि सच बोलना मुझे अच्छा लगता है, नीतीश द्विवेदी तन मन धन से परिपूर्ण है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, और महाराष्ट्र के जनता को भी बोलता हूँ कि आप एक बार प्लीज, क्योंकि नीतीश द्विवेदी के पास जोश भी है, नीतीश द्विवेदी के पास जुनून भी है, और नीतीश द्विवेदी के पास तमाम उम्र पड़ा हुआ है। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि नीतीश द्विवेदी को इतिहास में दिखाएंगे। नीतीश जी, बड़ी देर से मैं आप दोनों की बातों को सुन रहा था, बहुत मजा आ रहा था मुझे। मैं बड़ा एकदम से ध्यानमग्न होकर सुन रहा था, मैं एकदम से शांतचित्त था, और मुझे ये लगा कि शायद जिस संगीत विश्वविद्यालय जिसे आप नेच सेटिस्फाइड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया है, तो आज मुझे एहसास हुआ इस मंच पे कि शायद संगीत के सारे धुन तो आपको मालूम है, राजनीति के सारे धुन में आप पारंगत हो गए हैं, तबला के सारे धुन होते हैं। मालूम नहीं, मैं संगीत का तो विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन जो तबला वाला तथा तैया क्या होता है वो सारा आप एकदम पढ़ लीजिए। बस अब मैं थोड़ा इससे इधर एक चीज आता हूँ, मैं नीतीश द्विवेदी से ये जानना चाहता हूँ कि अगर नीतीश द्विवेदी को 1% कहा सेटिस्फाइड है कि 90% मेरी बात हो गई है, बीटो लग गई है, 1% हम मान लेते हैं कि ये सीट आपके गठबंधन में किसी और को चला जाता है, तो क्या विकल्प होगा आपके पास? एकदम जिस स्पष्ट बाध्यता से आपने बोला है, उसी स्पष्ट बाध्यता से अपनी बात करें। देखिए, सच्चाई तो ये है कि हम कोई मांग नहीं करते हैं, जब तक ले कुछ हो नहीं जाए तब तक ले हम नहीं मांगते हैं। सच्चाई जान लीजिए कि हम कोई यहाँ बैठ कर मांग नहीं लगाता है, ना कि हमको हमसे कहेंगे कि थोड़ा हमको छोड़ दिया जाए, हमको पटना जाना है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप लोग के साथ बात करके, लेकिन सच जान लीजिए कि मेरे मुकेश सहनी जी सिर्फ लीडर नहीं है, मेरा बड़ा भाई है, और उन्होंने एक ही बात बोला कि मैं यहाँ आपके लिए लड़ाई कर रहा हूँ, आप जाके महाराज में फैसला करेंगे। वही मैं कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं, और मुकेश सहनी जी महागठबंधन, जो अभी गठबंधन में बहुत सारी चीजें बाकी है, मुकेश सहनी जी हमेशा पता खोले रहता है, कभी पता चला कि एनडीए में चले गए तब क्या होगा? आप इस बार मान लीजिए कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम लोग उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, और मैं क्या महाराज में सेवा करूंगा, ये भी आप मान लीजिए। हम तो मान ही रहे हैं, और मान के बैठे ही हैं, मान गए हैं, हम तो मान ही रहे हैं। जो इतिहास है मुकेश सहनी का, आपको भी ये मानना पड़ेगा कि वो हमेशा उनकी जो नाव है ना, वो डोलते रहती है। ये आप भी मान लीजिए, आप भी स्वीकार कर दीजिए कि मुकेश सहनी जिस सीटों से आप कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, तो सत्ता में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है, राजनीति में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है, कोई अस्थायी नहीं है। वो कब कहा जाएगा ये वक्त तय करता है, परिस्थिति तय करता है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा तय करती है, चाहे वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा नीतीश द्विवेदी की हो, या मुकेश सहनी की हो, या तेजस्वी यादव की हो। देखिए, सच्चाई तो आप ये जान लीजिए कि अगर पीछे को देख के करिएगा तो नीतीश द्विवेदी का पिताजी कोनो विधायक नहीं थे, नीतीश द्विवेदी के पिताजी कोनो सांसद नहीं थे, और नीतीश द्विवेदी के घर में कोई राजनीति नहीं करता था।
बढ़ने पर होता है। मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ, ये जो भूमि है इसका नाम है कर्म भूमि। जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। मैं बार बार आपसे बोला, रही बात पीछे के देख के, तो सच्चाई आप ये बात जान लीजिए कि जब से मैं मिला हूँ, मैं नहीं न था, अब मैं आ गया हूँ। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अब वो नहीं थे, उसके हाथ में नहीं करूँगा। सवालों को घुमा लाएंगे। सवाल ये था कि अगर इन केस नीतीश द्विवेदी नहीं कोई और, तो नीतीश द्विवेदी क्या करें? मैं नहीं ना मान सकता हूँ। मैं यहाँ बैठ के कैसे मान सकता हूँ? संभावनाएं तो सवाल नहीं, ये आप अशोक कुमार हैं। राष्ट्रीय लेवल का नेता ऐसा बात नहीं कर सकता है। मैं राष्ट्रीय उसका हम आपके बातों से इत्तेफाक रख लिए। सत्यप्रकाश जी, नेता वही होता है जो आपकी बातों को नहीं मानेंगे। क्यों ये मान लेंगे जो इनके पक्ष में नहीं होगा? ये तो कहेंगे ही ना कि टिकट तो मिलेगा ही। अब जब वो आगे होगा तो आगे देखेंगे। एक नौजवान है, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि इनको मौका दिया जाए, क्योंकि इस देश को, इस राज्य को, इस महाराष्ट्र को बड़े घाग नेताओं ने लूटा है। और यदि कोई नौजवान जिसके पास अभी पहली बार आया है और पहली बार प्रयास कर रहा है, तो किसी का कुछ किया नहीं है, तो उसका मदद करना चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता ये नहीं है कि हम किसी पर आरोप लगाए, ये सोच के ही बैठ जाए कि जो आने वाला नौजवान है उसको घेर ले। सवाल आपसे भी होगा, यदि आप किसी पद पर जाकर अपने जवाबदेही से पीछे हटेंगे तो सवाल सबसे ज़्यादा तीखा पूछने वाले हम ही होंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको और आपके जैसे कई नौजवान आए, सबके लिए यही कहा कि 10 में 10 नंबर आपको हम दे रहे हैं, इसलिए कि आप ऊर्जा के साथ जाइए, अपने क्षेत्र में और जुनून उत्साह के साथ लगिए और बदल डालिए अपने विधानसभा क्षेत्र को। क्योंकि आप जब अपने विधानसभा क्षेत्र को बदलेंगे तो बिहार बदलेगा, और जब बिहार तो नौजवान आगे बढ़ता है, तो इसके लिए स्वागत। नीतीश द्विवेदी युवा हैं, हमारे छोटे भाई की तरह, तो हमारी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस मंच पे आपने हमें समय दिया और अपनी बात बेबाकी से रखा। एक राजनीतिक मजे हुए खिलाड़ी की तरह जवाब दिया। भले ही आपका अनुभव कम रहा हो, लेकिन आप एक अच्छे, जैसे आप कहते हैं मैदान में जब खिलाड़ी उतरता है तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी जब करता है तो उसके शॉट देख के पता चलता है कि उसका लेवल क्या है। तो आपने उस लेवल को क्रॉस कर दिया है। हम सबकी शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो, जिस मिशन में लगे हो वो कामयाब हो। बहुत राजनीति को अभी हर लेवल को क्रॉस नहीं किए। नहीं, मैं दूसरी चीज दूसरे प्रशांत जी भी बैठे हुए। नहीं, मैंने दूसरे प्रत्यक्ष में कहा, मैंने ये कहा कि सवाल और जवाब देने का जो लेवल है उस लेवल पे कहा। बाकी तो राजनीति एक ऐसी लड़ाई है जो चल रही है, हर वक्त एक नया उसमें सिचुएशन क्रिएट होना है आपके साथ। अभी बहुत कुछ सीखना है, और उस समय के साथ ही वो कोई भी सीखता है। हम लोगों ने भी सीखा है समय के साथ, और यही सीखेंगे। फिलहाल हम लोग को शुभकामना देना चाहिए। बहुत बहुत